हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ही अच्छे होंगे और अपने काम को बहुत ही मेहनत और ईमानदारी से कर रहे होंगे। तो चलिए, आपकी तैयारी में एक कदम और आगे बढ़ते हुए, चूंकि आपने टेंसेस पूर्ण रूप से खत्म कर लिए हैं, पूर्ण रूप से समाप्त कर दिए हैं, तो चलिए अब हम आपको परिचय कराते हैं ग्रामर के अंदर सबसे आसान टॉपिक, जिसका नाम है वॉइस। क्या नाम है उसका? वॉइस। तो चलिए हम लोग आज इंट्रोडक्शन करते हैं वॉइस का। अब देखिए, सबसे पहले ये वॉइस होता क्या है। नाम तो सुना ही होगा। वॉइस किसे कहते हैं? वॉइस किसे कहते हैं बताइए। देखिए, वॉइस जब आप डेफिनेशन वाइज जाएंगे तो जरा देखिए देखिए इसको, क्या डेफिनेशन इसका। इट इज ए फॉर्म ऑफ ए सेंटेंस। इट इज ए फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस। यह वाक्य का ऐसा रूप है दैट टेल्स, जो हमें बताता है कि वेदर द एक्शन इज डन बाय द सब्जेक्ट, यानी कि जो एक्शन है यानी जो काम है, इज डन बाय द सब्जेक्ट, क्या सब्जेक्ट के द्वारा किया गया है, और द इफेक्ट ऑफ द एक्शन इज रिसीव्ड बाय द एजेंट। इसका मतलब हुआ कि वॉइस, इट इज ए फॉर्म ऑफ सेंटेंस, इट इज ए फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस। यह वाक्य का एक ऐसा रूप है दैट टेल्स, जो बताता है क्या, वेदर द एक्शन इज डन बाय द सब्जेक्ट, कि क्या कोई काम सब्जेक्ट के द्वारा किया गया है, या द इफेक्ट ऑफ द एक्शन, और उस एक्शन का यानी उस काम का इस एजेंट के द्वारा रिसीव किया गया है, या उसके ऊपर कोई उसका इफेक्ट पड़ा है ना। इसको कहते हैं वॉइस। समझ गए? वॉइस का मतलब है यह सेंटेंस का एक ऐसा रूप होता है जो यह बताता है कि कोई भी काम सब्जेक्ट के द्वारा किया गया है, और द इफेक्ट ऑफ द एक्शन, और उस काम का जो फल पड़ा है, क्या उसे एजेंट के द्वारा रिसीव किया गया है या कंप्लीट किया गया है। ठीक है। तो चलिए, वॉइस आपका होते हैं दो प्रकार के। वॉइस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन सा? देखिए, वॉइस इज ऑफ टू टाइप्स, दो प्रकार के होते हैं। पहला पहला होता है एक्टिव वॉइस। पहला कौन सा होता है? एक्टिव वॉइस। दूसरा कौन सा होता है? पैसिव वॉइस। अब सवाल वही है कि बताइए बच्चों, वो एक्टिव वॉइस किसे कहेंगे? तो आपका जवाब क्या होगा बताइए। तो एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं? देखिए, अगर आप इसको देखने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्टिव वॉइस जो होता है, एक्टिव वॉइस में होता क्या है, सो समझिए। एक्टिव वॉइस में जो हमारा सब्जेक्ट होता है ना, वो होता है इम्पोर्टेंट। यानी अगर मैं आपको ये कहूं कि एक्टिव वॉइस वह वॉइस होता है जिसमें सब्जेक्ट की प्रायोरिटी है, यानी कि डूअर जो होता है वो काम कर रहा होता है, उसको हम लोग एक्टिव वॉइस कहते हैं। सब्जेक्ट जिसमें इंपॉर्टेंट रहे। देखिए, व्हेन अ सब्जेक्ट एक्ट्स, जब एक कर्ता उसमें काम करता है, यानी कि उसका इंपॉर्टेंस होता है, सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस अगर रहे, तो हम समझ जाएंगे कि वह सेंटेंस जो है, द सेंटेंस इज सेड टू बी इन एक्टिव वॉइस। ये जो सब्जेक्ट होगा वो एक्टिव वॉइस का होगा। बताइए, कोई डाउट है? कोई भी आपसे पूछ ले एक्टिव वॉइस क्या है, तो आपको बताना है ऐसा सेंटेंस, ऐसा वॉइस जिसमें सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, और उस सब्जेक्ट की प्रायोरिटी विशेष करके होती है, उसको हम लोग एक्टिव वॉइस कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब सेंटेंस देखिए कि हमारा जो सब्जेक्ट है उसको इंपॉर्टेंट होना चाहिए। अगर आप ही को यहां से हटा लें, राइट से लेटर, क्या कोई औचित्य बना? नहीं। यानी कि ये जो हमारा ही है, ये एक एक्शन कर रहा है कि ही राइट्स अ लेटर, यह एक पत्र लिखता है। देख रहे हैं आप? यानी कि हमारा जो ही है, यह सब्जेक्ट है, और इसी के ऊपर सारा खेल है। ये जो काम कर रहा है, अगर ये हटा लिया जाए तो इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं बचती है। इधर जो लिखा हुआ है राइट्स अ लेटर, नो इम्पोर्टेंस एट ऑल। यानी कि ये जो हमारे पास सब्जेक्ट है ना, वो ही है, और यही इंपॉर्टेंस रखता है, इंपॉर्टेंस यही रखता है, तभी इसको हम लोग एक्टिव वॉइस कहते हैं। सी इज डूइंग हर वर्क। देखिए फिर से, यहाँ सी इज डूइंग हर वर्क, ये जो सी है ना, ये इंपॉर्टेंस रखता है।
क्यों? क्योंकि अगर सी को छोड़ दीजिएगा, इज डूइंग हर वर्क, होमवर्क, तो इसका कोई औचित्य नहीं बचता है, क्योंकि जब तक ऑब्जेक्ट करने सब्जेक्ट करने वाला रहेगा ही नहीं तो उसको उसका क्या इंपॉर्टेंस है, कुछ भी नहीं। तो सी जो है ये क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है। समझ गए? ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट की प्राधान्यता होती है, प्रायोरिटी सब्जेक्ट को दिया जाता है, व्हेन द इंपॉर्टेंस इज गिवन टू द सब्जेक्ट, दिस इज नोन एज एक्टिव वॉइस। समझ में आया? बहुत सुंदर। अब देखिए पैसिव वॉइस। पैसिव क्या होता है? पैसिव का मतलब होता है, इसको अगर आप हिंदी में बात करेंगे ना तो ये हो जाएगा कर्तृवाच्य। क्यों? इसमें कर्ता प्रधान है। और दूसरा हो जाएगा पैसिव वॉइस, इसमें क्या होता है ना, कर्म प्रधान होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंस रखता है। देखिए व्हेन द इफेक्ट ऑफ द एक्शन इज रिसीव्ड बाय द एन ऑब्जेक्ट, व्हेन द इफेक्ट ऑफ एन एक्शन, किसी काम का इफेक्ट यदि रिसीव किया जाता है किसके द्वारा, एजेंट यानी कि ऑब्जेक्ट के द्वारा, है ना, द सेंटेंस इज सेड टू बी इन पैसिव वॉइस। तो उस वाक्य को आप क्या कहोगे? बताइए क्या कहेंगे आप? बताइए। उसको कहेंगे पैसिव वॉइस। क्या कहेंगे? पैसिव वॉइस। समझ गए? देखिए एक बार दोबारा मैं बताता हूं, इसको सोचने का प्रयास करिए जरा। पैसिव वॉइस में क्या होता है? एक्टिव वॉइस में क्या हुआ, सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट था, है ना, सब्जेक्ट एक्ट करता है। अब इसी सब्जेक्ट के एक्ट का आप देखिए पैसिव वॉइस में क्या होता है, व्हेन द इफेक्ट ऑफ एक्शन, यानी कि जो एक्शन हुआ है, इफेक्ट ऑफ द एक्शन, जो एक्शन का प्रभाव है, क्या इज रिसीव्ड बाय एन एजेंट और ऑब्जेक्ट, क्या उसको ऑब्जेक्ट के द्वारा रिसीव किया गया है, तो उसको हम लोग कहेंगे पैसिव वॉइस। द सेंटेंस इज सेड टू बी इन पैसिव वॉइस। समझ गए? चलिए अब ये जो हम लोगों ने लिखा था ही राइट्स अ लेटर, अब देखिए क्या होता है इसका पैसिव वॉइस क्या बना, अ लेटर इज रिटन बाय हिम। समझ रहे? दूसरा हर वर्क इज बीइंग डन बाय हर, ठीक है ना, हर वर्क इज बीइंग डन, है ना। तो देखिए इस प्रकार से आपको पता चल गया होगा कि हम लोग एक्टिव और पैसिव वॉइस में क्या इंपॉर्टेंस है। बताइए क्या इंपॉर्टेंस होता है, बताइए। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है। पैसिव वॉइस में क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ तक समझ में आ गया, नहीं समझ में आ गया? चलिए अगर समझ में आ गया है तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के क्रम में हम लोग सबसे पहले कुछ चीजों को समझना हम लोग को जरूरी है, इसलिए हम लोग इसको देखते हैं। ये क्या है? ये है हमारा सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट के रूप में हमारे पास आई रहता है ना, ये देखिए, अगर सब्जेक्ट के रूप में हमारे पास आई रहता है, वी रहता है, यू रहता है, ही रहता है, सी रहता है, इट रहता है या दे रहता है, यानी कि आप चाहें तो इसको आप एक कॉलम बना लीजिए। ये देखिए बना लीजिए। अगर सब्जेक्ट के रूप में आई रहेगा, अगर सब्जेक्ट के रूप में आई रहेगा तो ये हो जाएगा, आई का हो जाता है मी। देख रहे हैं आप? वी का क्या हो जाएगा, अस। यू का क्या हो जाएगा, यू का यू ही रहता है, ये देखिए, ठीक है ना। ही का क्या होगा, ही का हिम हो जाएगा, ठीक है। सी का क्या हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा। इट का इट ही रहता है, देख रहे हैं आप? आसानी से पकड़ लेंगे ना, कोई डाउट? दे का देम। जैसे अभी मैंने सेंटेंस ऊपर में किया था, देखिए उस सेंटेंस को यहां मैंने लिखा था ही राइट्स अ लेटर, देखिए ही है ना। अब जब आप इसका पैसिव बनाते थे ही, इसका देखिए जब पैसिव आपने मैंने लिखा अ लेटर इज रिटन बाय हिम, यानी वहां पर ही था तो ही के बदले हम लोगों ने यहाँ पे हिम का यूज किया। अब यहाँ सी था, देखिए सी इज डूइंग हर होमवर्क, तो जब जैसे आपने इसको ऑब्जेक्ट बनाया, हर होमवर्क इज बीइंग डन, सी का हर होता है, ये देखिए सी का हर हम लोगों ने लिख दिया ना। बहुत सुंदर। मुझे उम्मीद है आप ठीक से समझ रहे होंगे। इसको जरा याद कर लीजिएगा। आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, इट का इट और दे का देम होता है। यदि हमारे पास ये सभी लोग सब्जेक्ट के रूप में रहेंगे और जब हम लोग पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट रूप में जाने में, ऑब्जेक्ट के रूप में जैसे ही ये लोग जाएंगे तो ये आई जो बन जाएगा मी में, वी बन जाएगा अस में, यू बन जाएगा यू ही रहता है, ही का हो जाएगा हिम, सी का हो जाएगा हर, इट का हो जाएगा इट, दे का हो जाएगा देम, ठीक है ना। अब देखिए जरा सा एक बात को जानिए। अब आपको मैं आपको जब टेंस करा रहा था तब भी मैंने आपको बताया था कि ये जो वर्ब होते हैं इसे किसे कहते हैं।
तो आपको पता है कि जो भी एक्शन वर्ड्स होता है सर उसको वर्ब कहते हैं ना। एक्शन वर्ड्स मतलब क्या? एक्शन वर्ब का मतलब हुआ कि जो भी डूअर है उसके द्वारा जो भी काम होता है दैट इज नोन एज वर्ब, है ना। डूअर जैसे कोई प्ले कर रहा है, कोई सिंग कर रहा है ना, कोई कुछ कर रहा है, मतलब कोई ना कोई एक्शन या स्टेट होना चाहिए, है ना, उसको कहते हैं वर्ब। ठीक है। अब देखिए काइंड्स ऑफ वर्ब। ये जो वर्ब होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, ये बताना क्यों जरूरी है, क्यों मैं बता रहा हूँ, इसका कारण आपको अभी थोड़ी देर बाद पता चलेगा। लेकिन आप फिलहाल समझ जाइए वर्ब जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है ट्रांजिटिव वर्ब। क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब। अब ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहेंगे बताइए मुझे। दूसरा होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। ये किसे कहेंगे बताइए मुझे, जरा हम भी तो जाने कि क्या आपको पता है ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं। अगर नहीं पता है तो देखिए, कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, इट इज ए वर्ब, यह एक ऐसा वर्ब है दैट ट्रांजिट्स इट्स एक्शन टू द ऑब्जेक्ट या अफेक्ट द ऑब्जेक्ट। यह ऐसा वर्ब है जो ट्रांजिट करता है अपने एक्शन को, यानी अपने इफेक्ट को, है ना, टू द ऑब्जेक्ट। अफेक्ट करता है किसको? ऑब्जेक्ट को। देखिए ट्रांजिट का मतलब क्या होता है? ट्रांजिट का मतलब होता है इफेक्ट, अफेक्ट, ठीक है ना। ट्रांजिट का मतलब क्या होता है? अफेक्ट। ये देख लीजिए, फिर से मैं बोलता हूँ इसका डेफिनेशन को देखिए, जरा ध्यान से समझने का प्रयास करिए। ट्रांजिटिव को हिंदी में हम लोग कहते हैं सकर्मक क्रिया। ऐसी क्रिया जिसमें कर्म भी साथ में रहे, वो भी कैसा कर्म? इट इज ए वर्ब दैट ट्रांजिट्स इट्स एक्शन। यह ऐसा वर्ब होता है जो ट्रांजिट कर लेता है, अफेक्ट कर लेता है एक्शन को टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के ऊपर ला देता है। समझ रहे हैं आप बात को? अगर समझ रहे हैं तो अब देखिए ट्रांजिट का मतलब होता है अफेक्ट, ट्रांजिट का मतलब होता है अफेक्ट, अफेक्ट का मतलब क्या होता है? प्रभावित करना। एग्जाम्पल देखिए, दे ब्रेक ऑल द प्लेट्स। देखिए अब दे ब्रेक ऑल द प्लेट्स, तो आप देख रहे हैं ब्रेक, ये ट्रांजिटिव वर्ब है ये। क्यों ट्रांजिटिव वर्ब है बताइए मुझे? इसलिए है क्योंकि यह जो अफेक्ट कर रहा है, किसको अफेक्ट कर रहा है? ये देखिए ऑल द प्लेट्स को अफेक्ट कर रहा है, यानी जितने भी प्लेट्स हैं ये सब के सब को ये अफेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? अफेक्ट कर रहा है। अफेक्ट करना मतलब क्या होता है? प्रभावित करना। अफेक्ट करना मतलब क्या होता है? प्रभावित करना। देखिए दे ब्रेक ऑल द प्लेट्स, ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। और इसका अफेक्ट क्या हुआ? ऑब्जेक्ट, प्लेट्स आर अफेक्टेड, यानी कि ऑल द प्लेट्स जो है क्या हो गए? टूट गए। यानी कि ये जो प्लेट है, ये जो देख रहे हैं ना, ऑल द प्लेट जितने भी हैं सब के सब अफेक्ट हो गए इससे, इसलिए इसको कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। आया समझ में? सकर्मक क्रिया। दूसरा सेंटेंस देखिए, शी हर्ट्स मी विदाउट एनी रीजन। हर्ट्स, इसको देखिए, हर्ट देख रहे हैं, ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है। क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। और ये है हमारा ऑब्जेक्ट, है ना, ये ऑब्जेक्ट है। ये क्या कर रहा है? सी हर्ट्स मी, ये जो हर्ट है ट्रांजिटिव वर्ब है। मी गेट्स अफेक्टेड, बिना किसी रीजन के उसे अफेक्ट किया, है ना, बिना किसी हर्ट्स, ये हर्ट जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब है ना, ये ऑब्जेक्ट है। विदाउट, अब यहाँ जब पूरा सेंटेंस आप पढ़ेंगे तो सी हर्ट्स मी विदाउट एनी रीजन, कि बिना किसी कारण के मैं अफेक्टेड हो गया, प्रभावित हो गए। अब देखिए ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? अपने ऑब्जेक्ट को अफेक्ट कर देता है। इतना समझिए, सीधा सीधा बात। ये जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है वो अपने वर्ब ऑब्जेक्ट को अफेक्ट कर देता है। समझ पा रहे हैं आप? दोबारा बोलो, देखिए ट्रांजिटिव का मतलब होता है सकर्मक क्रिया, ऐसी क्रिया जो कर्म के साथ आए। समझ गए? अब यह क्या करता है? अपने ऑब्जेक्ट को यानी अपने कर्म को डायरेक्ट अफेक्ट करता है। अफेक्ट का मतलब समझ रहे हैं ना? अफेक्ट का मतलब प्रभावित करना। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल भी है। अब इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? देखिए इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब को कहते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब को कहते हैं, इट इज ए वर्ब दैट, इट इज ए वर्ब, यह एक ऐसा वर्ब है दैट डज नॉट ट्रांजिट, जो अपने को ट्रांजिट नहीं करता है, अपने एक्शन को ट्रांजिट नहीं करता है। सो ऑब्जेक्ट इज नॉट यूज्ड विथ इट, इसलिए ऑब्जेक्ट के साथ काम ही नहीं कर पाता है ना। क्या नहीं कर पाता है? काम नहीं कर पाता। देखिए फिर से समझिए, इंट्रांजिटिव को कहते हैं अकर्मक क्रिया। क्या होता है? इट इज ए वर्ब, यह एक ऐसा वर्ब होता है जो डज नॉट ट्रांजिट इट्स एक्शन,
यह अपने एक्शन को ट्रांजिट नहीं करता है। ट्रांजिट समझ रहे हैं ना, मैंने लिख के बताया था, ट्रांजिट का मतलब अफेक्ट होता है, प्रभावित नहीं कर रहा है, इसीलिए सो ऑब्जेक्ट इज नॉट यूज्ड विथ इट, इसलिए ऑब्जेक्ट जो है इसके साथ प्रयोग नहीं किया जाता है। अब देखिए कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब इज इक्वल टू नो इफेक्ट, जो इंट्रांजिटिव वर्ब होगा वो किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं छोड़ेगा इसके ऊपर, है ना, इसको कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। अब देखिए ही गोज टू स्कूल इन द मॉर्निंग, अब अगर आप इसका पैसिव बनाना चाहें तो नहीं बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। ये जो है गोज आप देख रहे हैं ना, ये हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। ये कमिंग देख रहे हैं, ये भी हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब, समझ में आ गया। चलिए अब एक नोट पढ़ लीजिए, इसे ध्यान से जरा समझिएगा। We cannot change the sentences with intransitive verb into passive voice। हम लोग इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ जो जितने भी होते हैं सेंटेंस उसका पैसिव नहीं बना सकते हैं, समझ गए। उम्मीद करता हूं ऊपर आप समझ गए होंगे अब तक जो बातें मैंने आपको बताई है। अब आप देखिए एक बार रिकॉल कर लीजिए एक बार दोबारा से। देखिए वॉइस क्या होता है, वॉइस इट इज ए फॉर्म ऑफ सेंटेंस, यह एक प्रकार का ऐसा वाक्य होता है दैट टेल्स, यह बताता है कि वेदर यानी कि क्या एक्शन इज डन बाय द सब्जेक्ट, क्या एक्शन सब्जेक्ट के द्वारा किया गया है, कोई भी काम जो है क्या कर्ता के द्वारा किया गया है, और द इफेक्ट ऑफ द एक्शन, या जो एक्शन का इफेक्ट हुआ है ना, उसको रिसीव किया गया एजेंट के द्वारा, इसी को कहते हैं वॉइस। वॉइस होती है दो प्रकार की, पहले वॉइस में सब्जेक्ट की प्रधानता होती है, यानी प्रायोरिटी सब्जेक्ट की होती है, और पैसिव वॉइस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट की प्रायोरिटी होती है ना। अगला देखिए, अब इसको बताते हैं, अगर ये सभी हमारे सब्जेक्ट के रूप में रहे, ये फर्स्ट पर्सन अगर हमारे सब्जेक्ट के रूप में रहे तो इसका ऑब्जेक्ट ये बनता है, वी रहे तो इसका अस बनता है, यू रहे तो यू बनता है, ही रहे तो हिम बनेगा, सी रहेगा तो हर हो जाएगा, इट रहेगा तो इट हो जाएगा, और दे रहेगा तो देम हो जाएगा। अब वर्ब को बताना क्यों जरूरी था, क्योंकि वर्ब से सारा खेल आपका होने वाला है यहाँ। A verb that tells, a verb tells about the action और state of subject और agent, है ना, इसको verb कहते हैं। वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है ट्रांजिटिव, दूसरा होता है इंट्रांजिटिव। अब किसी ने पूछा भाई बताइए ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है ना, अगर आप बताइए, पूछा किसी ने ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है तो बता दीजिए कि इट इज ए वर्ब दैट ट्रांजिट्स इट्स एक्शन टू द ऑब्जेक्ट, यह अपने एक्शन को क्या करता है, ट्रांजिट कर देता है। ट्रांजिट का मतलब अफेक्ट कर देता है, किसके ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर, है ना। इसके इसके काम करने से सामने वाला प्रभावित हो जाता है। जैसे जब आप लिखते हैं कि ही दे ब्रेक, है ना, ऑल द प्लेट्स, अब देखिए जैसे इन्होंने लिखा दे ब्रेक ऑल द प्लेट्स, है ना, तो आप समझ जाइएगा कि यह जो सेंटेंस है वो क्या है, ये जो वर्ब है वो कौन सा वर्ब है, ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है। समझ में आया, कौन सा वर्ब है, ट्रांजिटिव। दूसरा देखिए, अब देखिए क्यों, ब्रेक कहने से ब्रेक कौन हुआ, ऑल द प्लेट्स, है ना। हर्ट्स मी, वह मुझे हर्ट करते हैं विदाउट एनी रीजन, तो हर्ट हो गया ट्रांजिटिव वर्ब, मी हो गया ऑब्जेक्ट, है ना। बहुत बढ़िया, आप समझ रहे हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब देखिए क्या है, इट इज ए वर्ब दैट डज नॉट ट्रांजिट इट्स एक्शन। इंट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब होता है जो अपने एक्शन को ट्रांजिट नहीं करता है ऑब्जेक्ट के ऊपर, है ना। चलिए तो समझ जाइए, इंट्रांजिटिव का मतलब होता है नो इफेक्ट वाला, कोई प्रभाव नहीं डालता उसका। अब ही गोज टू स्कूल इन द मॉर्निंग हो गया। अब देखिए गोज टू स्कूल, अब ये जो है इसको कोई प्रभावित नहीं कर रहा है, बिल्कुल प्रभावित नहीं कर रहा है। सी इज कमिंग फ्रॉम योर हाउस, यहाँ पे हाउस छूट गया है, समझ गए, तो योर हाउस, ठीक है ना, सी इज कमिंग फ्रॉम योर हाउस, आप देख लीजिए ये सभी इंट्रांजिटिव है, ये गोज और कमिंग, ये कभी क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। अब देखिए नोट है कि वी कैन नॉट चेंज द सेंटेंसेस विद इंट्रांजिटिव वर्ब इनटू पैसिव वॉइस, हम लोग नहीं समझा सकते, ये अकर्मक क्रिया का हम लोग पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं, समझ गए। अब चलिए देखिए जरा इस फिगर को आप ध्यान से देखिए, इंग्लिश सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है आपको पता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, हाँ कहिए, बिल्कुल सही, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। सब्जेक्ट तीनों ही पर्सन में हो सकता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, हाँ कहिए, हो सकता है ना, यस हो सकता है। अब देखिए सब्जेक्ट के बाद वर्ब होता है, अब वर्ब कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का,
एच भी हो सकता है, एम भी हो सकता है। समझ रहे हैं, वर्ब दोनों ही प्रकार का हो सकता है। पहला है एच भी, दूसरा है एम भी। अब एक बात और जानिए इसमें, एक्टिव वॉइस में जो है हमारा, ये जो है ना, हम एक्टिव वॉइस में चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब सेंटेंस का पहला बंदा यानी कि जो हो वो सब्जेक्ट हो, अगर यानी कि सब्जेक्ट की प्रधानता हो या इंपॉर्टेंस ऑफ सब्जेक्ट है ना, ये अगर प्रायोरिटी हो तो इसको हम लोग कहते हैं एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस में हमारा तो सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब वर्ब इसमें किसी भी रूप में रहे, V1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, फिर से बोल रहा हूँ, सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। और वर्ब जो है ये किसी भी रूप में हो सकता है, 1 2 3 4 5। एक्टिव वॉइस में वर्ब चाहे किसी भी रूप में हो, लेकिन जब वो पैसिव वॉइस में जाएगा तो ऑलवेज V3 बनेगा। याद रहेगा क्या बनेगा? V3। याद रख लीजिए अच्छे से। यहाँ वर्ब चाहे किसी भी फॉर्म में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। आपको फर्क इससे पड़ना चाहिए कि यह जो V1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, यहाँ किसी भी रूप में रहे, यहाँ जब भी आएगा तो V3 होगा। ये कांस्टेंट है, आप समझ जाइए इस तरह से। जैसे स्मॉल जी का मान कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड, जो भी होता है, आप साइंस वाले लोग को पता होगा, है ना। देखिए, तो इसमें क्या होता है, यहाँ वर्ब चाहे किसी भी रूप में रहे, क्रिया ये किसी भी रूप में यहाँ रहे, यहाँ जब भी आएगा तो हमेशा V3 आएगा। कभी भी डाउट मत करिएगा मन में। एक, अब देखिए करना क्या है कि हमारा जो सब्जेक्ट है उसको उठा के ले आइए एकदम बिल्कुल ऑब्जेक्ट के जगह पे। आप देख पा रहे हैं, अगर मैं इसको यहाँ से खींच के आपको ऐसे करके दिखाऊं तो ये सब्जेक्ट आके बैठा है ऑब्जेक्ट के जगह पे। देखिए सब्जेक्ट चला कहाँ पे, ऑब्जेक्ट के जगह पे। और ऑब्जेक्ट चला कहाँ पे, ये देखिए सब्जेक्ट के जगह पे। अब अगर इसको लाइन में खींच के आपको दिखाऊं तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि ये जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट की जगह पे गया। क्या कह रहा हूं मैं, सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट के प्लेस पे गया, ये देखिए, और ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट के प्लेस पे गया। पहला काम तो ये हुआ, ये समझ गए। दूसरा, वर्ब यहाँ किसी भी रूप में रहे, 1 2 3 4 5 किसी में रहे, यहाँ जब भी आएगा तो 3 में आएगा। क्लियर हुआ? अगर नहीं हुआ तो मैं फिर बताता हूँ। ये सब्जेक्ट जो है ये चला ऑब्जेक्ट के पास, आ गया इसके जगह पे, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये आ गया सब्जेक्ट के पास। यहाँ तक क्लियर है? बहुत अच्छे। अब आगे बढ़िए जरा आप, यहाँ देखिए वर्ब चाहे एक्टिव वॉइस में किसी भी रूप में हो, जब ये पैसिव वॉइस में आएगा, तो ये जब भी पैसिव वॉइस में आएगा मेरे डियर, मेरे प्यारे बच्चों, जब भी ये पैसिव वॉइस में आएगा तो आप समझ जाइए यह जो है V3 में ही बनेगा। यहाँ समझ गए? पैसिव वॉइस में ये बाय लगाना यानी कि इस एजेंट को लगाना जरूरी होता है, ठीक है ना, अनटिल और अनलेस की वाक्य जो है अंडरस्टैंडिंग वाली हो कोई, है ना। तो चलिए बाय लगा दीजिए। इसके आगे क्या है, हेल्पिंग वर्ब रहना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब रहना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब के बिना ये काम नहीं बनेगा, हेल्पिंग वर्ब हर हालत में आना चाहिए। समझ गए? दोबारा रिकॉल करिए। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हमारा इंग्लिश का सेंटेंस पैटर्न है। जब पैसिव वॉइस आप बनाते हैं तो सब्जेक्ट को ले जाते हैं एकदम बिल्कुल ऑब्जेक्ट जहां बैठा है वहां ले जाइए, ऑब्जेक्ट को ले आइए एकदम बिल्कुल सब्जेक्ट की जगह पे, कुछ कोई चेंज मत सोचिए। यहाँ वर्ब जो है आप देखिए, चाहे 1 में रहे, 2 में रहे, 3 में रहे, 4 में रहे, 5 में रहे, जब भी आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसको हर हालत में V3 में आना चाहिए। सर V3 में नहीं आएगा तो क्या होगा? गलती हो जाएगा भैया, यही कांस्टेंट है ये V3 यहाँ होना कंपलसरी है। उसके इस V3 को जब आपने लिख दिया उसके बाद बी वाई बाय, इसको एजेंट बोलते हैं, यहाँ लगा दीजिए बाय को, और इसके आगे आपको लगाना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग सिंपल प्रेजेंट के वाक्य को कैसे बनाते हैं वो हम बता देते हैं आपको। देखिए सिंपल प्रेजेंट का एक्टिव वॉइस का रूल क्या है हमारे पास, एक्टिव वॉइस का रूल है सब्जेक्ट याद है, V1 या V5 याद है, ऑब्जेक्ट याद है, बिल्कुल सही। अब देखिए मैंने आपसे क्या कहा था, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लाइए। देखिए ऑब्जेक्ट है यहाँ, उठ के आ गया ये सब्जेक्ट की जगह पे आया। और फिर ये जो सब्जेक्ट है ये उठ के आ गया किसके जगह पे, ये देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह पे, देख पा रहे हैं ना, ऑब्जेक्ट बन गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह पे आ गया, और सब्जेक्ट बन गया ऑब्जेक्ट की जगह पे आके बैठ गया है। अब यहाँ वर्ब हमारा 1 में है या 5 में है, लेकिन यहाँ जब भी आएगा तो ये V3 आएगा। क्या आएगा? V3 आएगा, कोई डाउट नहीं।
अब यहाँ सिंपल प्रेजेंट वाले में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम लोग केवल इज, एम और आर का यूज करेंगे। समझ गए? किसका यूज करेंगे? इज, एम, आर। वाज, वेयर का यूज नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हम लोग सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए बाय अपने एजेंट लगाया हुआ ही है, कोई डाउट नहीं है। चलिए दो एग्जांपल करते हैं तो पता चलेगा। ही राइट्स अ लेटर, देखिए ये सब्जेक्ट है ना? हाँ कहिए। ये V5 है, बिल्कुल है। ये क्या है? ये लेटर ऑब्जेक्ट है कि नहीं? ऑब्जेक्ट को ले जाइए सब्जेक्ट की जगह पे, देखिए उठा के लाए ए लेटर। ए लेटर ये सिंगुलर है। ए लेटर का माने क्या? एक पत्र। अब एक पत्र सिंगुलर है तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आना चाहिए, तो देखिए इज आ गया। यहाँ वर्ब कौन से रूप में है? V5 में है। आपको याद हो गया ना? यहाँ चाहे 1 में रहे, 2 में रहे, 3 में रहे, 4 में रहे, 5 में रहे, यहाँ जब भी आएगा तो V3 में आएगा, रिटर्न हो गया। उसके बाद एक बाय लगा दीजिए। और ही का हिम होता है, याद है ना? ये वाला देखिए, ये वाला याद है ना आपको? कहाँ गया वो? ये देखिए, ही रहेगा तो हिम हो जाएगा, आई रहेगा तो मी हो जाएगा। समझ गए? अच्छे से सीखिए, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए आपसे। समझ गए आप? चलिए आगे देखिए। उसके बाद दूसरा सेट है दे राइट लेटर्स। देखिए दे राइट लेटर्स। अब देखिए ये ऑब्जेक्ट है ना? ऑब्जेक्ट को लीजिए इसके जगह पे, तो लेटर के जगह, लेटर्स के जगह पे यहाँ लेटर्स आ गया, ये देखिए आ गया। उसके बाद यहाँ राइट V1 में है ना? आपको क्या याद है कि एक्टिव वॉइस में चाहे किसी भी रूप में, पैसिव में आएगा क्या होगा? क्या होगा? V3 होगा। बिल्कुल सही कह रहे हो, एकदम सही जा रहे हैं आप। चलिए हो गया, V3 हो गया। अब देखिए मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, इसका मतलब आप ऐसा मत समझिएगा कि कुछ गड़बड़ है। यहाँ V3 हो रहा है, तो देखिए राइट की V3 रिटर्न होती है। ये देखिए राइट की V3 क्या होती है? रिटर्न, इसीलिए रिटर्न हो गया। समझ गया? और बाय और देम क्लियर है। लेटर्स आर रिटन बाय देम। अगला देखिए दे हेल्प मी। दे हेल्प मी, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को इसके जगह पे लाई, तो आई का मी तो मी का आई, याद है ना? आई का मी तो मी का आई हो जाएगा। उसके बाद आई के साथ हमेशा एम, आई को हमेशा एम से मोहब्बत होता है। आई लव एम। एम कहता है आई लव आई। एम क्या कहता है? आई कहता है आई लव एम। एम कहता है आई लव आई। समझ रहे? इसको छोड़कर ये किसी के साथ जाएगा ही नहीं। तो आई जब आपने लिख दिया, आई के साथ एम आएगा। उसके बाद हेल्प V1 है, यहाँ V3 आएगा। उसके बाद ये देखिए बाय एजेंट है, और ये है देम। क्यों? क्योंकि दे का बनता है देम। अब देखिए दूसरा सेंटेंस जो हम लोग करने वाले हैं, वो करने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। कंटिन्यूअस का रूल याद है आपको? नहीं याद है? मैं बता देता हूँ। कंटिन्यूअस का मतलब V4 तो होगा ही, तो जानते हैं। सब्जेक्ट के साथ इज एम आर आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। अब इसका पैसिव देखिए क्या होगा। ऑब्जेक्ट आया ऑब्जेक्ट की जगह पे, सब्जेक्ट गया यहाँ पे, सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट की जगह पे। अब इज एम आर जो है वो इज एम आर ही रह जाएगा, है ना? दूसरा अलग से हेल्पिंग वर्ब लाने की जरूरत नहीं है, यही हेल्पिंग वर्ब सेम हो जाएगा। एक नया चीज इसमें जुड़ रहा है, क्योंकि ये जो है आईएनजी वाला होता है। ये जो होता है आईएनजी रहता है ना? तो ये आईएनजी वाला जो है हम लोग शो करने के लिए इसके साथ बीइंग लगाते हैं। याद आया? ये बीइंग क्यों जोड़ रहे हैं? ये आईएनजी रहता है, V4 का मतलब कोई भी ईटिंग हो जाएगा, प्लेइंग हो जाएगा, राइटिंग हो जाएगा। तो यहाँ जो है बीइंग हम लोग जोड़ लेते हैं। क्या जोड़ लेते हैं? बीइंग जोड़ लेते हैं। जोड़ लिए। उसके बाद V3, यहाँ देखिए कौन सा रूप था? 4 था ना? याद है ना वो वाला पहला सेंटेंस जो मैंने आपको बोला था? क्या उसमें 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। जब भी आप पैसिव करने जाएंगे तो वो हमेशा V3 बनेगा। क्या बनेगा? V3। उसके बाद आप एजेंट लगा दीजिए बाय, और फिर ये सब्जेक्ट तो ऑलरेडी यहाँ आ चुका है। समझ में आ गया? दो एग्जाम्पल करिए। सी इज राइटिंग अ लेटर। देखिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है, लेके चलिए इसको यहाँ पे। आ गया ये लेटर है, मतलब सिंगुलर हो गया। इसके साथ इज लगेगा तो लगा दीजिए आप, लग गया। अब आईएनजी है, V4 है ना? देख पा रहे हैं आप? ये V4 है, V4 है। तो यहाँ पे आईएनजी को शो करने के लिए, ये जो कंटिन्यूटी को शो करने के लिए हम लोग यहाँ बीइंग लगाते हैं। ये भूलना नहीं है आपको, देख लीजिए, है ना? रिटन बाय हर। समझ गए? बाय के बाद ये हर क्यों आया? क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट सी है, और सी का होता है हर। ये देख पा रहे हैं आप? अगला देखिए, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, तो क्या हो जाएगा? क्रिकेट इज, है ना? आईएनजी है तो यहाँ बीइंग लग गया, भूलिएगा मत, ये वाला गलती होगा।
और आप क्वेश्चन बनाने जब जाएंगे फाइनल एग्जाम में, आप देखिएगा कोई भी ऐसा सेंटेंस अगर आपको आ गया जिसमें आईएनजी लगा हुआ है, तो सिर्फ आप बीइंग ढूंढिएगा, सिर्फ बीइंग, BEING है क्या, अगर दिख गया तो आप समझ जाइए वही ऑप्शन होगा सही। समझ गए? तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वॉइसेस सही से समझ में आ गए होंगे, और अगर समझ में नहीं आए हैं तो वीडियो को तो एक बार देखिए आप, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और फिर भी कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और अगर आप चाहें तो मेरा भी हौसला बढ़ा सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको मिलता हूं, जो रेस्ट वॉइसेस चेंज के लिए कुछ सेंटेंसेस बचे हैं अगले वीडियो में, यानी पार्ट 2 में आपके लिए मैं लेकर उपस्थित होता हूं। तब तक आप इसको अच्छे से समझिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।